ओके, आज 11वीं क्लास है 12वीं क्लास है? अभी तो 11वीं की चल रही मैं तो है। 12th हूँ। सर 11th की है, हमारी होती है आज तो। आज तो 11वीं की होती है बेटा। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने बेटा? हेलो, क्रॉस प्रोडक्ट किया था सर। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ये कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ था ना, ये हो गया था? क्रॉस सर हो प्रोडक्ट गया। थोड़ा सा बचा हुआ था ना क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीख गए थे, और क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दो कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूजेस अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के यूज की बात करेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। जैसे एक तो ये है कि कुछ डिफाइंड है क्वांटिटी जो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइंड है, उनको हमको निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ये निकालेंगे हमने लर्न कर लिया था। इसके अलावा जानते हो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, एक टर्म होता है हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी। जैसे मान लो अगर मैं एक कहूं आपसे कि मान लो दो वेक्टर का ऐसे है, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को अगर तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हो, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं आप? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका नाम देते हैं। ये बताओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? सर वो एंड में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो स्केलर आ हाँ, जाता एंड में स्केलर आ जा रहा है, इसलिए रिजल्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप ए बी सी को साइड लेके, ठीक है, एबीसी को साइड लेके, जो एबीसी को साइड लेके अगर आप, चूंकि एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, अगर एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो आप एबीसी के पैरेलल साइड्स लेकर के एक फिगर क्लोज कर लेते हैं, तो उसको आप बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। लेकिन अगर एबीसी परपेंडिकुलर नहीं है तो जो पैरेलल वेक्टर्स लेके जो आप 3D फिगर जनरेट करोगे उसको आप बोलोगे पैरेललोपाइपाइड। क्या बोलोगे? पैरेललोपाइपाइड। ठीक है, तो लिख लो, लिख लो। जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, और ये जो है वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। ठीक है भाई, ये मान लो यहाँ पे मैंने इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए, इसको बी, सॉरी इसको सी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, पैरेललोपाइपाइड कैसे बनाऊंगा? तो ए है, ये बी है, सी है, ये मान लो ए बी सी जो है ना, ये ए वेक्टर बी जो है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है। तो जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये वेक्टर सी है। सर ये फिगर 3 डायमेंशनल है। हाँ, 3D फिगर है, मतलब ए और बी एक प्लेन बनाएंगे, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाते हैं, वो तो हमको पता ही है, तीसरा उसके प्लेन में हो जरूरी तो नहीं है ना। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ओके। तो अब पैरेललोपाइपाइड किसको बोलते हैं वो मैं बनाने जा रहा हूँ, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, मतलब हम तीन वेक्टर से हमेशा एक पैरेललोपाइपाइड बना सकते हैं। पैरेललोपाइपाइड का मतलब ये है
कि पहले तो चलो आप पैरेलल ए और बी को लेके चलो पैरेललोग्राम बना लो। ए और बी को लेके पैरेललोग्राम बना लो और वैसा ही पैरेललोग्राम बिल्कुल सी के एंड पे बना दो। पहले ए और बी को लेके पैरेललोग्राम बना दो। कैसा पैरेललोग्राम बनेगा बताओ? ए और बी को लेके बना रहे हैं तो ये मैंने बी के पैरेलल एक बी के एंड से ए के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर लिया ऐसे, और फिर इस पॉइंट को कोई नाम दे दिया, P1 मान लो, और यहां भी बना दिया एक। ठीक है, और इसी तरह से ऐसा एकदम ऐसा ही पैरेललोग्राम हम लोग सी के एंड से बनाएंगे। इस पॉइंट को मान लो बी डैश नाम दे दिया, और तो मानो मैंने P2 नाम दे दिया। तो अब ध्यान दो, ऐसा ही मैंने एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया। इस पॉइंट को कोई नाम देते हैं हम लोग, किसके ऊपर है? ए के ऊपर, इसको मान लो ए डैश नाम दे। सर इसमें हर साइड पैरेललोग्राम होगी फिगर में? अभी अभी पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। ये पहले एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने ए बी को लेके, समझ में आ रहा है? ओ ए P1 B, ठीक है, ओ ए P1 B दिख रहा है? ओ ए P1 B एक पैरेललोग्राम बनाया, दिख रहा है? ए और बी को साइड लेके, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर मैंने बिल्कुल ऐसा ही पैरेललोग्राम सी के एंड पे रख दिया, ये वाला। ये क्या है? सी ए डैश P2 और बी डैश, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके। इस तरह से कि इस तरह से, हाँ, इस तरह से कि ये जो है ना, ये इसमें तो कुछ 4 साइड्स करस्पॉन्डिंगली जहाँ पैरेलल हैं। कौन कौन से ये बताओ? बी सी बी बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी रेड लाइन बनाए मैंने वो सब सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है? और जितने भी मैंने येलो लाइन बनाए हैं सभी बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिख रहा है? दिख रहा है? यस और जितने भी ब्लू लाइन बनाए हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए। ठीक, यानी आप सोचो ए बी सी 3 वेक्टर को लेकर के, पैरेलल वेक्टर्स लेकर के आपने क्या किया? आपने ना एक 3D क्लोज फिगर बना दिया, दिख रहे हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोपाइपाइड। क्या बोलते हैं? 3 वेक्टर को यूज करके उनके करस्पॉन्डिंग पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करके जो एक 3D फिगर बनाते हैं उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं भाई? पैरेललोपाइपाइड। क्या नाम देते हैं? पैरेललोपाइपाइड। हाँ, इसी में अगर बताओ ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एक फिगर क्या बन जाता है? क्यूब। क्यूब नहीं, कंसेक्यूटिव साइड्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 8 क्यूबॉइड बन जाएगा। नहीं, हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो क्यूबाइड हो जाएगा, बिल्कुल। और ऐसे केस में अगर सारी साइड बराबर हो जाएंगे क्यूबाइड में तब क्यूब बन जाएगा, नहीं? यस सर। तो आप सोचो ये जो जनरल फिगर, जैसे तुम सोचो कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, समझ में आता है तुमको? यस सर। पैरेललोग्राम क्या है? 2D में 4 साइड का ऐसा फिगर है जिसमें सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है? ओके, पैरेललोग्राम क्या है? 4 साइड का एक 2D में 4 साइड का ऐसा डायग्राम है जिसमें सामने वाले साइड्स क्या है? तो सारे साइड पैरेललोग्राम है। नहीं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना भाई। हाँ सर। हाँ, और लेकिन ऐसे केस में अगर कंसेक्यूटिव साइड्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब क्या नाम देते हैं उनको?
ऐसे केस में कंजुगेटिव साइड्स अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या नाम देते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। नहीं नहीं, पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर हो जाएंगे कंजुगेटिव साइड, तुमको रेक्टेंगल का नाम देंगे ना। अच्छा सर, वैसे आप कह रहे हो हाँ, 2D अभी पहले 2D में समझा रहा हूँ। हाँ, हाँ 2D में उसी में फिर अगर साइड बराबर हो जाएंगे तब क्या नाम देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर। उसी तरह से अब चलो अब 3D में। 3D में पैरेललोपाइपाइड क्या है? 8 एजेस का ऐसा फिगर है जिसमें 4 साइड्स क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेलल है, ठीक है ना। 4 साइड्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ठीक है ना भाई। टोटल तो 12 एजेस हैं, लेकिन 12 में 4 एज आपस में पैरेलल हैं, फिर 4 एज आपस में पैरेलल। ऑपोजिट फेसेस पैरेलल हैं सारे। हाँ बिल्कुल, ऑपोजिट एजेस पैरेलल, ठीक है। ओके, तो हो गया पैरेललोग्राम। अब ऐसे केस में अगर कंसेक्यूटिव एजेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब क्या नाम देंगे? क्यूबॉइड। हाँ, तब हो जाएगा क्यूबॉइड। और ऐसे केस में साइड लेंथ भी बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे? क्यूब। क्यूब। तो ये 3D का फिगर है, समझ में आया पैरेललोपाइपाइड क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, अब आते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब ये है कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए क्रॉस बी डॉट सी इस तरह के पैरेललोपाइड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? अब तुम कह सकते हो कैसे करेगा, ठीक है। जानते हो किसी भी पैरेललोपाइड में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? किसी भी कॉर्नर से सामने वाला जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, सामने वाला जो प्लेन सरफेस उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ मैंने कर दिया ड्रॉ, सी से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लो यहाँ पे आ गया एन पे, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, तो वॉल्यूम ये होगा ए इंटू बी इंटू हाइट जो आ रही है। हाँ, एरिया ऑफ ओ ए P1B ओ ए P1B क्या है? पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम। यस सर, वो बेस जो सर उसमें भी हाइट ड्रॉ करेंगे। हाँ, इनटू CN, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, ठीक है। हमारी यस। बात समझ में? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे एक, मान लो ये XY प्लेन में है, ABCD, AB वेक्टर जो है XY प्लेन में है, तो बताओ A क्रॉस B क्या आएगा? ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये डायरेक्शन तो K कैप हो गया ना भाई। अगर ये XY प्लेन में है तो ये तो K कैप हो गया ना भाई। जो इनके नॉर्मल है ये लाइन, ये तो K कैप का डायरेक्शन हो गया ना। यस बोलो। सर। हाँ, तो बताओ A क्रॉस B क्या आएगा? ये एंगल थीटा है मान लो, so this angle is theta. What will be A cross B? ए बी साइन थीटा। AB sin theta तो मैग्नीट्यूड हो गया, और K कैप। सर वो के कैप डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो A क्रॉस B हो गया AB sin थीटा, यानी एरिया ऑफ OA P1B, हाँ, K कैप, ये ना भाई, ठीक है। A क्रॉस B तो यही हुआ ना। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं इस वेक्टर का A क्रॉस B का C के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो C और A क्रॉस B में क्या आएंगे? C तो K कैप के अलावा में, तो सर ए क्रॉस भी कैसे हो रहा है? एरिया ऑफ ओ ए P1B। A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? AB sin थीटा होता है ना। यस सर। AB sin थीटा किसका एरिया है? सर पैरेललोग्राम का। तो वही है ना, लेकिन Yes. डायरेक्शन, अब डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? K की तरफ, नॉर्मल टू प्लेन ना। यस सर। तो A क्रॉस B हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया वो P1B इंटू K कैप। सर एरिया मतलब वो ए बी साइन थीटा कैसे होगा? साइन थीटा कहाँ से आएगा? अरे A क्रॉस B का मतलब ही होता है ना, बताया था मैंने, अच्छा किसी भी दो एरिया। वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये बताओ अब
अगर मैं ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो वो सी और ए क्रॉस बी के बीच में कितना एंगल है? मान लो ये जो एंगल है ना वो गामा है। क्या है? ठीक है। सर हाँ और ये ये हाँ ये बताओ अभी सी एन क्या आ रहा है? सी एन सी कॉस की गामा नहीं आ रहा है? सी एन जो है वो सी कॉस गामा आ रहा है। हाँ सर। सी एन क्या है? कुछ गैप हो गया। ओहो ठीक तो है ना? यस सर। सर वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वो नहीं 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 ये गामा हो थीटा है। जाएगा। रुक जाओ यहाँ गड़बड़ी हो गई। मैं कुछ और बोल रहा था। देखो ये ऐसे आ रहा है ना। तो अब सही है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो गामा है वो क्या है भाई? गामा मान लो ये वाला एंगल है। तो सी ए क्रॉस बी और सी के बीच में क्या एंगल है? हाँ मोशन इन वन डी होगा इसका बिल्कुल। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या है? ठीक है। ओके ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया भाई? हेलो। यस सर। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया? CN हो जाएगा सर। नहीं मैं ये कह रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर इंटू सी का सी। मैग्नीट्यूड इंटू कॉस गामा। कॉस गामा यस। होगा ना? यस सर। यानी सी एन है सी कॉस गामा। ये दिख रहा है क्या? सी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी कॉस गामा। यानी ए क्रॉस बी डॉट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई? सर CN को ही करेगा ना। हाँ ए क्रॉस बी डॉट सी क्या कर रहा है? एरिया ऑफ ओ ए पी वन बी सर तो ये तो वॉल्यूम ऑफ इंटू। उसको कर रहा है रिप्रेजेंट। हाँ तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपाइड फॉर्म्ड बाय दीज वेक्टर्स। ठीक है। Yes, sir. हाँ अगर ऐसे कैसे मान लो एबीसी एक ही प्लेन में हो गए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? क्या आएगा? अगर ये सब एक ही प्लेन में आ जाए सारे वेक्टर एबीसी तीनों तो वॉल्यूम क्या आएगा भाई? 0। बिल्कुल। यानी आपने तीन वेक्टर लिया उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अगर आपने कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया तीन वेक्टर का और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर्स लाइज इन Same plane. सेम प्लेन। तो अगर आपको कई बार प्रूव करना होता है कि प्रूव करो कि ये वेक्टर्स सेम प्लेन में है तो क्या करेंगे हम लोग?
वॉल्यूम जीरो वॉल्यूम प्रूव जीरो करेंगे। करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप वॉल्यूम को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है, डन। सर एक बार वो फिर से समझा दो, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था। अरे ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, बी साइन थीटा होता है ना भाई। हाँ सर। तो बी साइन थीटा क्या करेगा, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। अरे ए पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी साइन थीटा हो जाएगा ना। हाँ सर। इसी डायग्राम में देखो ना, इसी डायग्राम में देखो, जैसे ऐसे मान लो बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आगे मान लो यहाँ, तो बताओ ये बी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है बी ना। साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो साइड लेंथ ए से, तो क्या हो गया, एरिया हो गया ना। हाँ सर। तो ये भी साइन थीटा ही हो गया, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो हो गया, यस। ठीक है। तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। तो आपका पैरेलल पाइपेट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो गया, एरिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट कॉर्नर, यानी ये एरिया इनटू सी एन। तो ये एरिया कितना है भाई, ये एरिया है ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है, और सी एन कितना है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस गामा, जो कि ए क्रॉस बी डॉट सी है। यानी अगर आप किसी भी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या देगा, so scalar triple product of three vector will give you what, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपलाइन, ठीक है। जब भी आप किसी तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपलाइन, क्लियर है। यस सर। हाँ, और अगर ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपलाइन जीरो हो जाए तो क्या मतलब होगा, दे आर ऑल अगर इन सेम प्लेन। हाँ, यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि तीन चार पॉइंट दे दूं और कहूं प्रूव करना है उनको कोप्लानर, तो कैसे करोगे, कितने पॉइंट हो। चार पॉइंट है, अरे तीन पॉइंट तो हमेशा एक ही प्लेन बनाएंगे ही ना, एक प्लेन तो बना, हाँ तीन हाँ। पॉइंट, चार पॉइंट दे दिया, आप पूछ रहे हैं कि उनको प्रूव करो को प्लानर है, तो कर पाओगे। हाँ सर, ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो होना चाहिए। यस, तो आप क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना तो जानते ही हो, ए क्रॉस बी तो निकालना जानते ही हो ना भाई, और ए क्रॉस बी मिलके सी अगर मिला ही हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही लोगे ना। या अगर आपसे कहा जाए कि तीन वेक्टर देके मैं कहूँ कि इन तीनों वेक्टर से मिला के जो पैरेलल पाइपेट बना है उसका वॉल्यूम निकालो, तो निकाल लोगे। यस सर। हाँ, ठीक है, ओके ओके, यस सर। हाँ ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, करें क्वेश्चन की, आगे बढ़े। सर उस केस में सी एन जीरो आ जाएगा ना अगर कोलिनियर होगा। बिल्कुल, कोलिनियर नहीं, को प्लानर बोल रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी, कोप्लानर। लिख लो कंडीशन इधर, कर स्टार लेते हैं। मार्क, हाँ स्टार मार्क के पहले लिख लो, उसके बाद एक प्रॉब्लम में अप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस है। स्टार मार्क के पहले लिख लो, if three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, their scalar triple product will be zero, ठीक है। if three vectors are coplanar, their scalar triple product will be zero, क्लियर है। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर हो जाएं तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। if three vectors are coplanar, their scalar triple product is zero, ठीक है। यस सर। हाँ,
तो इसको हम यूज करेंगे किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। और अगर नहीं है तो नॉन जीरो आएगा तो भी वॉल्यूम मिल जाएगा वो, ठीक है। ओके, चलो एक ऐसा है, 4 पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, देखना जरा। The coordinates of 4 points are given. ये 1, 2, 3 ये है 2, 3, 1, ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। टू कॉमा 3, 1 फिर है हमारे पास 3, 2, 1, ठीक है। एंड देन वी हैव x कॉमा ये, ठीक है भाई। क्या लास्ट वाला क्या है? x कॉमा 2, 3, x अननोन है, ठीक है। x क्या है? अननोन है, ठीक है, राइट। For what value of x all 4 points are in same plane? For what value of x all 4 points are in same plane? x की क्या वैल्यू के सारे पॉइंट सेम प्लेन में आ जाए? सर वो x and q है या 9 है? x, 2, 3 लास्ट वाला है x, 2, 3, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? x, 2, 3। तो हम चाह रहे हैं कि ये सेम प्लेन में आ जाए, चारों पॉइंट हम चाह रहे हैं सेम ही प्लेन में हो जाए। तो कैसे होगा? x की क्या वैल्यू रखेंगे? सब एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। सर इसके लिए हम थीटा क्या लेंगे? हाँ बस यही दिया हुआ है, बस तुमको ये बताना है। मतलब ये देखो, ये 4 पॉइंट से लेके हम p को कंटेन करते हुए अगर वेक्टर बनाए, एक pq हो जाएगा, एक pr हो जाएगा, एक ps हो जाएगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट को लेके बाकी सबका वेक्टर बना लो। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लू लेट a इक्वल टू pq, ठीक है, एंड b इक्वल टू pr एंड c इक्वल टू से ps, ठीक है। ऐसा मैंने सोच लिया। तो बताओ अब a क्या है हमारा? इसमें तो a क्या आ गया? a आ गया p से, यानी p से q से, यानी q कोऑर्डिनेट से p के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, क्या आएगा? a वेक्टर p q के कोऑर्डिनेट से p के कोऑर्डिनेट को माइनस करो तो आ जाएगा i कैप प्लस j कैप, 3 कैप माइनस 2 भी आई तो नहीं आता, प्लस 8 k कैप, ये आ गया। इस तरह से b क्या है? b है pr। तो बताओ pr क्या होगा भाई? टू आई कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है, माइनस 2 k कैप। समझ में आ रहा है? आपने माइनस क्यों किया? p से लेके r तक जाएंगे ना, तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे ना वेक्टर निकालने के लिए।
फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तब ना वेक्टर मिलेगा भाई। यस सर। वही क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करो, ठीक है। यस तो अब ए बी हो गया, सी क्या होगा? बताइए, ए आ गया, बी आ गया, सी कौन बताएगा भाई तुम लोगों में से? जो एनालिसिस है हमारे हिसाब से सी क्या होगा? x माइनस 1 आई कैप। हाँ बिल्कुल, सी विल बी एक्स माइनस 1 आई कैप, ठीक है, बिल्कुल सही। और बताइए, एक्स माइनस 1 आई कैप, बहुत बढ़िया। और क्या है? 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, नहीं क्यों? सी यानी पीएस है ना भाई, सी क्या कौन सा वेक्टर है? पीएस। तो एस में से पी को माइनस करो, एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्लियर है भाई? यस सर। अब बताओ, अगर मुझे प्रूव करना कि ये चारों, अगर ये चारों इक्विप्लानर हैं तो एक्स की वैल्यू बतानी है ना, बताओ। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ। कैसे निकालेंगे? ए मिल चुका है, बी मिल चुका है, सी भी मिल चुका है, यानी 3 वेक्टर मिल चुके हैं। मुझे प्रूव करना है कि वो कोप्लानर है। कैसे प्रूव करते हैं? 3 वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करना है अगर आपको, तो ए क्रॉस बी डॉट सी 0 होना चाहिए। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? पहले ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा यहाँ पे? व्हाट आई विल गेट ए क्रॉस बी हियर? तुम में से कोई ए क्रॉस बी रिजॉल्व फॉर्म बता सकता है यहाँ पे? बताओ, तुम में से कोई यहाँ पे ए क्रॉस बी पहले बता सकता है? ए क्रॉस बी बता दो पहले, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास, सबसे आ रहा सर है। हाँ बोलिए बोले। ए एक्स सर वो ए एक्स बी वाई वाला लगाएंगे ना इसमें? हाँ वो बताया था ना, डिटरमिनेंट मेथड। दो वेक्टर अगर रिजॉल्व फॉर्म में होते हैं तो हाँ कैसे सर वो। डिटरमिनेंट? हाँ तो उसका यूज करो। आई कैप तो हो गया -2, ठीक है। और जे कैप में जब हम लोग जाएंगे तो जे कैप में 16 + 2 18, और जे कैप में जब जाएंगे तो -2 और -2 तो -4। नहीं, -4 के कैप। ये आ रहा है क्या? ए क्रॉस बी आ रहा है क्या? -2 आई कैप प्लस 18 जे कैप -4 के कैप, ये आ रहा है? जरा चेक करो तुम लोग। यस सर यही आ रहा है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं? सी के साथ। तो सी क्या है यहाँ पे? सी है एक्स माइनस 1 आई कैप। तो एक्स माइनस 1 आई कैप के साथ अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा -4, खाली एक्स वाला बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। तो क्या आ जाएगा? सर माइनस 2 2 इंटू, माइनस 2x आई कैप। हाँ -2 इंटू एक्स माइनस 1, ये ना। सर तो 2 माइनस 2x होल ब्रैकेट आई कैप कर सकते हैं। हाँ तो 0 होना चाहिए। यस सर। तो 0 होगा तो उसके अंदर एक्स कितना है? 1 आ गया। 1 आ गया। यानी चौथा पॉइंट क्या है? यानी एक ही पॉइंट हो गया ना पी। तो एक्स तो क्या आ गया? अरे 1 ही आ रहा है क्या? जरा चेक करो तो एक बार। मेरे साथ से आ रहा है -2 इंटू एक्स माइनस 1।
ये 0 हो गया, यानी x हो गया 1, तो 1,2,3 हो गया। नहीं, s और p एक कोइंसिडेंट हो गए क्या? यस सर। सर वो तभी हाइट 0 आएगी ना। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिया था इसलिए आता, 2 और 3 कुछ और दे देते तो कुछ और आ जाता। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस तरह से देखो, स्केलेटल रूट का ज्योमेट्रिकल यूज ये है कि हम लोग कई बार ना वेक्टर्स का वो कोप्लानर प्रूव करते हैं इससे। ठीक है, 3 वेक्टर को कैसे कोप्लानर प्रूव करना है, या 4 पॉइंट को कैसे कोप्लानर प्रूव करना है, समझ में आया? आगे बढ़े। 4 पॉइंट को कैसे कोप्लानर प्रूव करना है, ये समझ में आएगा? डेविन समझ में आ रहा है? मानसी, ऋषिक, सूरत? यस सर, आ रहा है। ओके, चलिए, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कई बार इनका यूज होता है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ऐसे सर हम वो इनको दिखा -2k कैप नहीं होना चाहिए जो आपने a क्रॉस b किया है? ये -2i कैप प्लस 18j कैप -4k कैप नहीं था? तो और ये -2 जो, नहीं आना चाहिए देखा जाए तो। अच्छा मुझे नहीं पता, देख लो एक बार, चेक कर लो। k कैप में तुम कह रहे हो कि -2 आएगा, क्यों आएगा? अच्छा हाँ, -2 है, ये 0 है ना, 1 2 0 0 -2, हाँ k कैप में -2 आएगा, सही कह रहे हो। k कैप में मैंने गलती कर दी, -2 आएगा, देखो ये, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल -2 k कैप आएगा। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, यू आर करेक्ट, -2 k कैप ही आएगा। ठीक है भाई, डन। ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये वेक्टर्स को हमने लर्न कर लिया डिफरेंट फॉर्म्स है। अब आज हम लोग 1D पे चले क्या? 1D मोशन आता है तुम लोगों को? चलो, सो नाउ वी बिगिन विद द 1D मोशन, राइट? सर प्लेन में कर ले पहले। नहीं, प्लेन बाद में ना, पहले तो 1D समझ लेते हैं, उसके बाद प्लेन। प्लेन में जैसे हमारे पास केस आएंगे प्रोजेक्टाइल के, रिलेटिव मोशन के। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग प्लेन स्टार्ट कर देंगे। अगर 1D कर ले तो अगले क्लास में प्लेन स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, आज हम 1D कर लेते हैं, अगली क्लास में प्लेन स्टार्ट कर देंगे, मोशन इन प्लेन। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ। बता रहे हो? ठीक है भाई, बताओ। इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्लेशन, लिखो। इन स्ट्रेट लाइन, in a straight line motion with constant acceleration, initial and final velocity of the particle is, initial and final velocity of the particle is, initial and final velocity of the particle is, हाँ, initial and final velocity of the particle is, ये देखो, in a straight line motion with constant acceleration, initial and final velocity of the particle is, ये दिया हुआ, u दिया हुआ और v दिया हुआ। ठीक है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड और ये है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? सर और क्या गिवन है? इन स्ट्रेट लाइन मोशन, सर हाँ सर आप एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ लिखो। इन स्ट्रेट लाइन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्लेशन, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकंड एंड 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। हाँ ओके। पूछा जा रहा है तुमसे
What is the velocity of the particle at the midpoint of this motion? सर What बस is the ये दो क्वांटिटीज गिवन है। हाँ बस। What is the velocity at the midpoint of the motion? इस मोशन के मिड पॉइंट पे, मतलब इस पाथ के मिड पॉइंट पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ? बस ये दो दिया हुआ है, और ये दिया हुआ स्ट्रेट लाइन मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेसिकली आई एम इंडिकेट वांट टू इंडिकेट यू समथिंग। अब वो डायरेक्टली नहीं करके मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ तुमको, कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? या तो तुमको आता है या नहीं आता है, ठीक है? तुम नहीं भी आता है, तुम चाहो तो बेसिक यूज करके डिराइव कर सकते हो, मैं भी बेसिक से ही डिराइव करूंगा, बट मैं उस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रॉब्लम ले लिया। सर मिड पॉइंट टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसे? मिड पॉइंट का मतलब डिस्टेंस होता है, मिड टाइम एक अलग वर्ड होता है। हाँ भी बताओ। सर 1 मिनट होने वाला है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक स्ट्रेट लाइन मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है 12 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। यस सर। ठीक है, सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द पाथ? क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ? इस पाथ के मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगा, ये बताना है तुम्हें। इफ आई वांट टू इंडिकेट यू समथिंग हियर, या तो तुम चाहो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को रिवाइज करके अपने आप कर लो। सर हो गया। हाँ बोलो। सर आंसर बताना है? सर बताऊं? हाँ बोलो। सर 10√2 आएगा, 10√2 मीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 10√2 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी u है और यहाँ वेलोसिटी v है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, ठीक है? तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ भाई? x/2 ही हुआ ना? क्या क्लियर है? मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मान लो हम a से b तक जा रहे हैं और a से b का डिस्टेंस अगर x है, तो मिड पॉइंट का a से कितना डिस्टेंस होगा भाई? आ रही बात समझ में? हाँ, अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो ये। तो बताओ अगर मैं इक्वेशन बनाऊं यहाँ पे और यहाँ का स्पीड अगर हम vm मान लें, ये मुझे निकालना है, ये पता नहीं। तो a से m का क्या इक्वेशन बनेगा भाई? vm स्क्वायर माइनस vu स्क्वायर इक्वल टू 2ax/2, यही बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा रहे हैं भाई। यस सर, सर यही बनेगा। मतलब ये u स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा, और m से b के लिए क्या बनेगा, यही क्वेश्चन?
ये बनेगा m से b के लिए मोशन के लिए vm हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो ये बनेगा ना भाई, क्या बताओ? यस सर। तो तुमको क्या vm ही तो निकालना है। दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो और बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। ये आ रहा है, ठीक है भाई, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक है, यस ठीक सर। है। हाँ, यानी किसी भी कांस्टेंट इक्वेशन मोशन में अगर आपसे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरा, 10√2। हाँ बिल्कुल। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10√2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकली अगर आंसर देखें इस क्वेश्चन का। सर अगर ये फॉर्मूला से नहीं किया, हम डिराइव किया तो? कोई दिक्कत नहीं, ये यही ऐसे ही किया ना तुमने, हाँ कोई सर, दिक्कत नहीं। मतलब बस डिराइव किया हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल सही है तुम, लेकिन आगे से याद रख लेना कि कांस्टेंट इक्वेशन बहुत पॉपुलर मोशन है। कांस्टेंट इक्वेशन में मिड पॉइंट पे अगर पूछे तो ये होगा। अच्छा, इसी में अगर पूछते व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मिड टाइम, तो क्या बोलते हैं, मिड टाइम क्या बोल रहे हैं? सर तो सर वो हो जाता v-u/2। नहीं, मिड टाइम पे u प्लस v बाई 2 होता है, वेक्टर फॉर्म है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मतलब साइन के साथ लेना है। ये मिड पॉइंट ऑफ द पाथ पे है। और मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड टाइम, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई? तो v-u/2 ये होगा। नहीं, v प्लस u बाई 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, ये सही सही। हाँ लिख लो इस बात को। एंड द वेलोसिटी एट मिड टाइम इज मीन वेलोसिटी दैट इज u प्लस v बाई 2, लिख लो। एंड द वेलोसिटी एट मिड टाइम का मतलब एट t बाई 2, एंड वेलोसिटी एट मिड टाइम ब्रैकेट में लिख दो t बाई 2 इज। क्लियर है? जब भी कभी तुमसे पार्टिकल की वेलोसिटी मिड टाइम पे पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, v+u/2। हाँ u प्लस v अपन 2 ये होगा। मिड टाइम पे पूछेंगे तो u प्लस v बाई 2 होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट पे पूछेंगे तो क्या होगा, उस पाथ के मिड पॉइंट पे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ। अच्छा, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वनडे को लेकर के, ठीक है, जो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बहुत सारे में इरोडो का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में। तो आगे बढ़े हम लोग, मतलब जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स इट। आप कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप में, ठीक है। मैथमेटिकली थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। हाँ, एक एवरेज वेलोसिटी को लेकर के एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। एवरेज वेलोसिटी को लेकर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फंडा और एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा, ये सब फंडा हम लोग क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही लेकर के आज वनडी पे ही रहते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो वनडी को कुछ चीजों को हम लोग विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछने जा रहा हूँ, बताओ एवरेज वेलोसिटी को पहले थोड़ा सा एम्फसाइज कर लेते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी वाला जो फंडा होता है वो कहीं भी हम लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, A particle is moving on a circular path of radius r.
ठीक है, the particle is moving on a circular path of radius r with speed v, with uniform speed v, ठीक है भाई, क्या स्पीड से? v। ओके, क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है फॉर ये टाइम के लिए, ये इंटरवल के लिए, फॉर डेल्टा टी इक्वल टू ये इंटरवल दिया हुआ है कितना? फॉर इंटरवल पाई आर बाई 2v, व्हाट इज क्या क्या चीज पूछा हुआ है देखो। एक एवरेज वेलोसिटी, बी है एवरेज स्पीड, सी है एवरेज एक्सेलरेशन। बताओ क्या क्या आंसर है तुम्हारा इस इंटरवल के लिए? पाई आर बाई 2v वाला जो इंटरवल है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ? पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन सर्किल, स्पीड यूनिफॉर्म है, सर्किल पे चल रहा है, सर्किल का रेडियस r दिया हुआ है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? बताइए, जल्दी बताइए। अगर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा क्लियर होगा तो तुमको समझ में हो जाएगा। बताइए। सर ये इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी इज इक्वल टू पाई आर बाय 2v? ये इंटरवल दिया हुआ है, मतलब जहां से हमने काउंटिंग शुरू किया और जहां तक काउंट किया वो इतने टाइम तक काउंट किया। इस इंटरवल के लिए बताने का मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के लिए ही बताना, यानी हम जहां से मोशन हम काउंट करना शुरू करेंगे और जहां से मोशन काउंट जहां तक काउंट करेंगे उसका इंटरवल ये लेना है, ठीक है? मतलब इंटरवल टाइम ये है, इसी इंटरवल के लिए हमको ये चीजें बतानी है, क्योंकि कोई भी एवरेज क्वांटिटी ना इंटरवल का रिजल्ट होता है। तो इंटरवल का वैल्यू इतना है पाई आर बाई 2v, ठीक है? मेरी क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? हेलो, अभी इंटरवल का मतलब तुमने पूछा था ना, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ऋषिक ऋषिक तुम्ही ने पूछा था ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ऋषिक बताओ। तो इंटरवल का मतलब क्लियर हो गया। तो अब ये तीनों चीज बताओ इसी इंटरवल के लिए, पाई आर बाई 2v के लिए। तो मुझे ये बताओ कि कितने टाइम में पूरा सर्किल घूमता है? वो पूरा सर्किल जब वो घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। सर 2 पाई आर। हाँ, तो कितना टाइम लगना चाहिए? बताओ कितना टाइम लगना चाहिए? मान लो कंप्लीट सर्किल घूमेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 2 टोटल पाई डिस्टेंस आर बाई। बाय v। हाँ, तो इसका मतलब ये बताओ, ये जो इंटरवल तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन ने जो दिया हुआ है, उस इंटरवल में बताओ कितना टोटल टाइम ऑफ मोशन का कितना पार्ट है? 1/4। 1/4। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कितना एंगल घूमेगा वो सर्किल पे? 90। हाँ, यानी अगर मान लो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, t0 का ये पे था, तो फाइनल टाइम पे यहाँ कहीं होगा बी पे, नहीं क्यों भाई? So basically you have to visualize the motion from A to B only. तो अब बताइए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे? इंटरवल तो मिल गया। एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे हमने खाली एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है,
तो डायरेक्शन से नहीं दिया हो तो मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो तुम। बताओ अब क्या होगा आंसर। If I ask you during this time what is the displacement, तो क्या बोलोगे? टाइम 0 पे अगर ए पे था तो टाइम t/4 पे बी पे आ गया ना भाई, राइट? टाइम 0 पे अगर पार्टिकल ए पे था तो ऐसे आ गया ना भाई पार्टिकल। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जो वेक्टर बनना है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, राइट? The vector from A to B represents the displacement vector from A to B, right? ये कितना है? √2r। ये कितना है? 2πr/t आएगा। क्या बोल रहे हो 2πr/t? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जब भी लेते हैं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर लेते हैं ना भाई। सर मैं एवरेज स्पीड बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, एवरेज स्पीड तो भी आएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म होती है ना तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है वही उसकी स्टैटिस्टिक वैल्यू होती है, ठीक है? हाँ सर, वो 2πr/t वही आ गया भी। हाँ बिल्कुल, वो तो एवरेज स्पीड तो भी आएगा। एवरेज वेलोसिटी बताओ पहले, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? √2r/t/4 होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है √2r और ये आ रहा है, ठीक है, 2r बाई जो भी इंटरवल है, तो इसको हमने रख दिया तो क्या आ गया भाई? एवरेज वेलोसिटी आ गया 2/πv। ये आ रहा है ना, क्या 2/πv आ रहा है ना, सॉरी 2√2r, सॉरी 2√2/πv, ठीक है? आ रहे समझ में? आ रहे हैं? तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम कहेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2√2/π/v। क्लियर है भाई? सर ये कैसे किया? अरे तुमने तो किया, मैंने क्या किया? नहीं सर, √2/r/t/4 होगा। उसी को तो सॉल्व किया। अच्छा हाँ सर, ये आएगा, ठीक है समझ गया, आ गया मेरे को। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड क्या होगी? v। हाँ, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। हमेशा ध्यान देना, पूरी फिजिक्स में कहीं भी कभी भी अगर कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी एवरेज वैल्यू स्टैटिक वैल्यू सेम ही होती है। तो यहाँ पे चूंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, v के बराबर है, तो एवरेज स्पीड भी v आएगा, ठीक है भाई? इसी तरह से मान लो प्रोजेक्टाइल के केस में पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे? बताओ। एक प्रोजेक्टाइल के केस में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या कहेंगे आप? जीरो। नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन g होगा ना भाई। एक प्रोजेक्टाइल में हर जगह एक्सेलरेशन तो g ही होता है ना। हाँ सर हाँ। तो जो मैंने अभी तुम्हें क्या कहा, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है वही स्टैटिक वैल्यू होती है। नहीं, ये बात नहीं। फिजिक्स में अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, वेक्टर है तो यूनिफॉर्म हो जाए, और अगर वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, तो अगर कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसका एवरेज वैल्यू और स्टैटिक वैल्यू बराबर रहता है, ठीक है? एवरेज वैल्यू और स्टैटिक वैल्यू एक ही चीज हो जाएगा, इक्वल हो। इंस्टेंटेनियस। हाँ, अगर अरे चेंज नहीं कर रहा है, मान लो मैं हाँ 20 सर, मीटर हाँ से पर सेकंड से ही जाते चले जा रहा हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी भी 20 मीटर होगी, स्टैटिक भी 20 होगी। हाँ सर, हाँ सर। तो ये ध्यान रखना है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी जरूरत पड़े ना तो आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? इफ द क्वांटिटी रिमेन्स इक्वल होगी। कांस्टेंट, एवरेज वैल्यू और स्टैटिक वैल्यू बराबर।
यानी अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल में तुमसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या बोलोगे? किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में भाई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आंसर होगा? कोई टाइम से कोई टाइम तक दे तो ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है बस, क्या आंसर होगा? जी। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना भाई? पर इस केस में नहीं होगा ना जी? इस केस में नहीं, मैं ऐसे पूछूं, ठीक है ना? ओके। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ? पर इसमें तो 0 ही होना चाहिए। नहीं, 0 नहीं होना चाहिए बस फिर 0 वेक्टर। ना। सर ये होगी 2√2/πv/t/4। 2√2v अपन ये डेल्टा टी डाल दो, ठीक है। आंसर होगी 2√2v बाय ये टाइम। टू रूट टू बाई पाई वी स्क्वायर बाय आर, ये आंसर होगा। आंसर विल बी 2√2 बाई पाई वी स्क्वायर बाय आर। एवरेज एक्सेलरेशन ये आएगा इस टाइम के लिए, इस इंटरवल के लिए। ये आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? सर कर रहा हूँ एक मिनट। तो ध्यान देना, एवरेज एक्सप्रेशन का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टेकन। पहला दोनों पार्ट सबको क्लियर है ना, टू ऑल ऑफ यू? डेविन क्लियर है? मानसी? यस सर। हाँ, और सूरत से जो 11th ए में है उनका नाम क्या है भाई? पहले दो पार्ट, हाँ बताओ बताओ। बताओ क्या बोलोगे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्लियर है ना सबको? हाँ, अब मैंने क्या पूछा है देखो, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमने निकाली है 2√2 बाई पाई वी स्क्वायर बाय आर। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे आया? तुम्हारा कैसे आया था वेरी सिक? एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे कर लोगे यार, एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम। सर वो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या? नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी कभी एवरेज एक्सेलरेशन लिखा जाए तो वेक्टरली होता है, ये वेक्टर होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टेकन, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर मोशन में है टाइम जीरो पे हम यहाँ पे हैं, तो हमारी वेलोसिटी वी इधर है, यहाँ पे हो गया इधर, यानी वी इनिशियल वेक्टर हो गया इस तरफ, स्पीड वी है, और वी फाइनल वेक्टर वी हो गया इस तरफ, और इनिशियल स्पीड वी है। तो एवरेज जीरो आ जाएगा। नहीं, जीरो नहीं आएगा। देखो, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वी इनिशियल है वो क्या है? वी आई कैप। क्या है? वी फाइनल क्या है? वी फाइनल है माइनस वी आई कैप, वी इनिशियल है वी जे कैप। ठीक है, क्या है? वी जे कैप। तो वी फाइनल है माइनस वी आई कैप, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग माइनस वी आई कैप, और यहाँ पे माइनस वी जे कैप बाई जो भी इंटरवल है, तो इसको हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस वी बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्या गया? माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू रख दो और मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, यानी मैग्नीट्यूड आ गया √2v बाई डेल्टा टी। क्लियर है भाई? क्या सबको समझ में आ रहा है ऋषिक? यस सर, यस सर। अरे किसी भी सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो तो हमेशा टेंजेंट की तरफ होता है ना भाई। तो पॉइंट ए पे जो हमारा वेलोसिटी है वो इस तरफ है, यानी वाई के पैरेलल, तो वी आई हम लिख देंगे वी जे कैप। क्या लिखेंगे? वी जे कैप। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, यानी एक्स के अपोजिट, तो हो जाएगा माइनस वी आई कैप। तो वी फाइनल
जो है माइनस बी आई कैप है और वी इनिशियल है वी जे कैप, तो यहाँ पे हमने डाल दिया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और जो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है वो इतना लगा है, कितना है, क्वार्टर सर्किल पाई अपन आर बाय स्पीड। वी। हाँ पाई आर बाय 2v ना। यस सर यस सर। हाँ तो वो डाल दिया, तो आंसर आ गया मैम हमारा -2, ठीक है, बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। क्या भाई, अरे खाली ऋषिक बोल रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सबको क्लियर है ये बात, डेविन क्लियर है, मानसी, ऋषिक, अच्छा सूरत से जो बच्चा है उसका नाम क्या है बेटा, सूरत टेंटे, क्या नाम है, सूरत ही नाम है, सूरत तुम सूरत से हो, No, sir. ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी मुझे लगा सूरत से हो, अच्छा ओके। तो मुझे ये बताओ क्लियर हुआ तुम्हें ये कॉन्सेप्ट Sir. है, Yes, sir. यानी तुमको ये देखो ये सब की पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को ना इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थ्योरी की तरह उनको बहुत कुछ आता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अच्छे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल बोर्ड वोर्ड में तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन अच्छे एग्जाम में अच्छा करने के लिए ना आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्चुअली चीजें आनी बड़ी जरूरी होती है, ये सबको आता है एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना भाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन में वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है डिस्टेंस अलग चीज है, ठीक है। आरी बात समझ में, आगे बढ़े हुए हैं, Yes, sir. सर हाँ हाँ जी बताइए, सर रूट टू वी कैसा है? अरे वी फाइनल किधर है, माइनस वी आई कैप है ना, तो मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे देखो ना ये है ना माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप आया, हाँ सर हाँ सर। तो ये आ गया ना माइनस वी बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप का मॉड क्या होगा, रूट 2 नहीं होगा, रूट टू आएगा यस सर। और डेल्टा टी तो जानते हो कितना है, हाँ सर ठीक है। वो रख दिया हमने वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है बताओ, एवरेज वेलोसिटी में कुछ नहीं, देखो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो अगर हम यहाँ पे थे और यहाँ आ गए तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि √2r हो गया, सीधा यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ज्वाइन करो, ये कितना हो गया √2r, तो एवरेज वेलोसिटी में कुछ नहीं, √2r को टाइम से डिवाइड कर दीजिए बस, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है, ए से बी को ज्वाइन कर दो, सर तो जो नेगेटिव वेक्टर साइन भी आएगा ना? हाँ अगर प्रॉपर साइन के साथ लेगा तो नेगेटिव आएगा, खाली मैग्नीट्यूड की बात करो तो नहीं आएगा, ठीक है, यस ओके। आई कैप जे कैप के साथ बात करोगे तो ये आएगा, बाकी तो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, बोलिए, हाँ सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। ओके। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये तो एवरेज वेलोसिटी, एक क्वेश्चन है रोड, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, यस सर। ठीक है, लिखो लिखो, during the journey on a straight line, during the journey on a straight line, लाइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, लैंग्वेज इधर उधर होगा तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, ध्यान से देखना सुनना, ड्यूरिंग द जर्नी ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए पार्टिकल कवर्स half the distance with speed v1, ठीक है, in the journey on a straight line a particle covers half the distance with speed v1, ठीक है, यस सर। हाँ, and in the remaining half, and in the remaining half
and in the remaining half he moves for half the time with speed v2 and then v3, and for the remaining half he moves for half the time with speed v2 and then v3. ठीक है, यानी आधा डिस्टेंस तो उसने v1 से ट्रेवल कर लिया, और जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है उसमें जो भी टाइम लगा होगा उसका आधा टाइम तक वो v2 से और फिर आधा टाइम तक v3 से चला। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बताइए। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में कंफ्यूज होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। और ये एक्चुअली एरोटो का क्वेश्चन है, बट बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस मेनली यही है कि आपको समझाना कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं मिड टाइम का क्या मतलब होगा, हाफ द डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, हाफ द टाइम का क्या मतलब होगा, ये सब समझा रहा है क्वेश्चन। आ रहा है आंसर? एक मिनट सर। Sir, 2 by V1 plus V2 plus V3. आंसर जो मुझे याद आ रहा है 2 V1 V2 V3 upon V1 plus V2 plus V3. ऊपर में मेरे हिसाब से V1 अंडर ब्रैकेट V2 प्लस V3 आता है, और नीचे आ जाता है 2V1 प्लस V2 प्लस V3। जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मैं सॉल्व भी करता हूँ, बट मेरे हिसाब से शायद ये आ रहा है V1 ये आ रहा है। चेक करें? सर एक मिनट और दे दो। Yes sir, यही आ रहा है। आ रहा है ना बेटा? यही आ रहा है सर। हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इरोडोव का है, और पर्पस बस इस क्वेश्चन का इतना ही है कि आपको ये समझाया जाए
कि डिस्टेंस का क्या मतलब है, टाइम का क्या मतलब है। ये मान लो ए से बी तक का हमारा पूरा जो जर्नी है वो एक्स डिस्टेंस का है, कितना, और ए से बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है मान लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कितने डिस्टेंस तक आप स्पीड v1 से जाएंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाफ द डिस्टेंस, यानी अगर टोटल एक्स जा रहा है तो x/2 डिस्टेंस को, राइट, नहीं ये कह रहे हैं ना भाई। यस सर। मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन जर्नी पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, यानी अगर मुझे ए से बी तक एक्स जाना है तो x/2 डिस्टेंस तो मैं v1 से जा रहा हूँ, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अब मान लो m से b तक जो टाइम लगा है ना वो t2 लगा है, क्या लगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, t2 के टर्म में क्या कह रहा है, m से रिमेनिंग हाफ में जो टाइम लगा वो मैंने t2 मान लिया, ठीक है भाई। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी। नहीं अब क्वेश्चन कह रहा है इस t2 का अच्छा जो वो आधा हाफ टाइम है, में v2 और v3 से मूव कर रहा है। हाँ यानी t2/2 तक ये v2 से, और फिर जो टाइम आ रहा है t2/2 उसमें v3 से जा रहा है, नहीं ये कह रहा है ना भाई। मतलब अब जो रिमेनिंग हाफ है उसमें आधा टाइम v2 से और आधा टाइम v3 से, यही ना कह रहा है। यस सर। हाँ, यानी अब ये बताओ मुझे कि हमारा मतलब जो क्वेश्चन में हमें चीजें दी गई हैं वो v1 v2 v3, इसके अलावा कुछ नहीं दी गई, यानी बाकी बीच में जो कुछ भी आ रहा है सबको हटना पड़ेगा, राइट, एक्स भी हटना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर t1, मान लो ए से एम तक जाने में टाइम t1 लगा है, तो t1 क्या होगा, ए से एम तक किस स्पीड से गए और कितना गए, तो मैं ऐसे t1 इज x/2 v1, क्या मैं ऐसे t1 इज x/2 v1, बताओ। यस सर। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये बताओ t2 भी निकालना है हमको, तो m से p का डिस्टेंस क्या हुआ, v2 इंटू t2/2, और p से b का डिस्टेंस क्या हुआ, इन दोनों का सम कर लेंगे तो किसके बराबर होगा, mp प्लस pv इक्वल टू x हो गया ना भाई, सॉरी x/2, राइट, आरी बात में सर mp प्लस pb तो x हो जाएगा। अच्छा x नहीं क्यों वो, होगा, हाँ x/2 नहीं नहीं टोटल नहीं डिस्टेंस x है ना, x/2 होगा। हाँ ठीक है। हाँ, और mp कितना है v2 t2/2, m3 कितना है v2 v3 t2/2, इसे t2 कितना आ गया भाई, इसको सॉल्व कर लो तो देखो तुम्हारा t2 आ जाएगा क्या, व्हाट यू विल गेट t2 आ जाएगा x/v2 प्लस v3, समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है, t2 आ गया x/v2 प्लस v3, समझ में आ रहा है, क्लियर है Yes, भाई। yes, sir. हाँ, तो अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, The total distance upon total time. हाँ, तो अब टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम क्या हुआ हमारा, x/t1 प्लस t2, ये हुआ ना भाई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, x/t1 प्लस t2, राइट। अब ये वैल्यू रख दो t1 t2 की और देख लो क्या आता है, t1 ये हो गया हमारा, t2 ये हो गया, ये दोनों वैल्यू रख लो और सॉल्व कर लो। देखो जो मैंने कहा वो सही कहा कि गलत कहा, ये तो गलत हो गया क्या, क्या भाई, जो मैंने कहा वो सही था गलत था,
समझ नहीं आया ये टाइम कैसे निकाला। अरे मैं कह रहा हूँ एम से पी तक कितना डिस्टेंस हुआ? V2 इंटू T2/2। और पी से बी तक? सर V3 T2/2। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा? x/2 तो सर x आ जाएगा V2 T2 प्लस V3 T2। यानी T2 क्या आएगा? एक्स बाई V2 प्लस V3 नहीं आएगा? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। और ये समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। तो टोटल टाइम यही हुआ ना तुम्हारा? टोटल टाइम Yes, क्या हो sir. गया? समझ गया हाँ। सर। बस खत्म। ठीक है, डन डन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? डन। सर अगर हम x की वैल्यू ही रहने थे V2 T2 प्लस V3 अपॉन V3 T2 तो फिर कोई और तरीके से टाइम की निकाल के नहीं कर सकते हम? अरे एक ही बात है यार, तुम टाइम को एक्स टर्म में लिखना है, तुमको एक्स और टाइम को रिलेट करना है, बस यही है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम को रिलेट करके सॉल्व करनी है, और क्या करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को आपको रिलेट करना है, ये फंडा है बेसिकली, और क्या। ठीक है, ओके। चलिए अब ये बताइए मुझे, जानते हो कई बार ना जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके कुछ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो जैसे, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल का मैं वेलोसिटी दे देता हूँ ऐसे, मॉड ऑफ, ये दे दिया -t-2, ऐसे मॉड ऑफ t-2 दे दिया, ठीक है भाई? क्या दे दिया? क्या दे दिया? वेलोसिटी इज गिवन एज मॉड ऑफ t-2, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 0 to टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम 0 से लेकर टाइम 3 सेकेंड तक नेट डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या? टाइम 0 से लेकर टाइम 3 सेकेंड तक का नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, बताइए। टाइम 0 से टाइम 3 सेकेंड तक का नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन पे। यूनिफॉर्म? नहीं, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ ना, टाइम दिया हुआ, टी टाइम, ठीक है, मतलब टाइम हुआ ना। यूनिफॉर्म कैसे होगा? यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म होता है ना। टाइम के टर्म में दिया हुआ ना, तो कैसे यूनिफॉर्म हुआ? बताइए। v is given as mod of t-2, so what is the displacement from time 0 to time equal to 3 सेकंड? mod मतलब समझते हो ना तुम? मॉड का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होगी। जैसे टाइम 0 पे अगर मॉड नहीं रखते तो क्या वैल्यू आती? क्या सर? अगर टाइम 0 पे मॉड नहीं रखते तो क्या वैल्यू आता? -2 आ जाती सर। अभी क्या आएगा? 2। हाँ, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो कब तक निगेटिव है? 0 से 2 तक तो निगेटिव ही होगा ना भाई। मतलब मॉड नहीं लगाते तो निगेटिव होता, लेकिन होगा पॉजिटिव, ठीक है।
और उसके बाद तो 2 के बाद तो अपने आप निगेटिव है, तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा भाई वीटी ग्राफ? टाइम 0 पे क्या वेलोसिटी आ रही है इस मॉड के साथ? 0 2 आ रहा है, नहीं? मान लो मैं मॉड नहीं लगाता तो मेरा इक्वेशन, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होता, ध्यान देना भाई, ऐसा। लेकिन मॉड में नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है? मतलब शुरू में 2 मीटर पर सेकंड है क्योंकि मॉड दिया हुआ है इसलिए, फिर टाइम 2 सेकंड पे 0 हो गया, और फिर टाइम 1 सेकंड पे 1 हो गया। समझ में आ रहा है? ये वीटी ग्राफ हो गया, ठीक है भाई। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो वीटी ग्राफ का एरिया लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन क्योंकि ये मॉड में दिया हुआ तो पॉजिटिव ही है, तो ये एरिया निकाल लो, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? आ रही बात समझ में? सर इसको फॉर्मूला से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, टी वेरिएबल है ना, या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मॉड के साथ इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसे ग्राफ से कर लोगे तो आसान रहेगा, ठीक है? सर ग्राफ में आपने क्या किया फिर से समझा दो। कुछ नहीं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना, टाइम 0 पे वेलोसिटी 2 है, टाइम 2 पे वेलोसिटी 0 है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे ग्राफ आ गया, ठीक है? फिर टाइम 1 पे 3 सेकंड पे जाके 1 हो गया, तो बड़ा वो 1 पे आ गया, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है भाई। सर तो 3/2 आएगा। इसका एरिया जो भी आ जाएगा, ये आ रहा है मेरा 2, ये आ रहा है 2, देखो, हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2, और ये हाफ 2.5 मीटर आ जाएगा, ये एरिया 2 आएगा, ये हाफ आ जाएगा, ठीक है? हाफ मीटर आएगा। बीटी ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड डालो तो नेगेटिव हो जाएगा नहीं ना। डन, समझ में आया?